फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम पढ़ाने जा रहे हैं तुम्हें मौलिक अधिकार। याद रखेंगे हम लोग मौलिक अधिकार। यह हमारा होगा पॉलिटिकल साइंस का एपिसोड 19। काफ़ी इम्पोर्टेंट। जितना भी तुम टॉपिक पढ़े हो बच्चे, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। व्हाट इज़ द मौलिक अधिकार, व्हाट इज़ द फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं बच्चे, मौलिक अधिकार क्या होता है, ये थोड़ा जानेंगे हम लोग। कोई व्यक्ति चाहे किसी भी देश का क्यों ना हो, जिस देश में अगर वो जन्म लेता है तो जन्म के साथ ही जो अधिकार उसको मिल जाए वही उसका मूल अधिकार, वही उसका मौलिक अधिकार होता है। जैसे खाना पीना, उठना बैठना, रहना जाना, जीना, कहीं घूमना फिरना, ये सब हमारे मौलिक अधिकार होते हैं बच्चे। जैसे बच्चे, अगर किसी माँ ने अगर एक बच्चे को जन्म दे दिया तो बच्चा जैसे ही जन्म लेता है, जन्म लेने के साथ ही उसको जो अधिकार मिले, जैसे जीने का अधिकार, खाने का अधिकार, पीने का अधिकार, ये सब अधिकार उसको मिल जाता है बच्चे जन्म के साथ ही। अगर माँ ने जन्म दे दिया और माँ सोचती है कि ये मेरा बेटा है, मैं इसको मार दूँ, ये पॉसिबल नहीं है बच्चे, क्योंकि जन्म के साथ ही उस लड़के को मौलिक अधिकार मिलता है। जीने का अधिकार, बोलने का अधिकार, रोने का अधिकार, गाने का अधिकार। तो माँ चाह कर भी अपने बच्चे को मार नहीं सकती है, और अगर वो मारती है तो सीधे वो जेल की हवा खाएगी और फांसी की सज़ा भी उसको हो सकती है। इस तरीके से बच्चे, वह अधिकार जो हमें जन्म से ही लेते ही, जन्म के साथ ही मिल जाए बच्चे, उसे ही हम क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं बच्चे। तो फंडामेंटल राइट्स में हम पढ़ेंगे, यह भारतीय संविधान के भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। जिसे मैंने 22 भाग में हमको पहले भी बताए थे बच्चे कि इसके संविधान के तीसरे भाग में फंडामेंटल राइट्स बताए गए हैं बच्चे। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 12 से लेके 35। काफ़ी इम्पोर्टेंट, बार बार पूछता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। तो भाग 3। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 12 से लेकर और 35 तक। इसे हम काफ़ी इम्पोर्टेंट याद रखेंगे बच्चे। अब हम इसको डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, विश्व में सर्वप्रथम 1791 ईस्वी में मौलिक अधिकार का उद्भव अमेरिका के संविधान से माना जाता है बच्चे। 1791 में अमेरिका के संविधान में बिल ऑफ राइट्स के नाम से इसे जाना गया। तो बिल ऑफ राइट्स जो अमेरिका के संविधान में जो जाना गया बच्चे, वही बिल ऑफ राइट्स हम मौलिक अधिकार के नाम से अपने देश में जानते हैं। तो मौलिक अधिकार की शुरुआत कहाँ से हुई बच्चे, अमेरिका से हुई। अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकार को क्या कहते हैं, तो बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं बच्चे। तो इस तरीके से सबसे पहले अमेरिका में मौलिक अधिकार की शुरुआत कब हुई, 1791 में। तो ये सब क्वेश्चन हमारे हो गए बच्चे। अब हम भारत की बात करेंगे, तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट। मैं यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, स्टार बना रहा हूँ, पूछता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया, तो हम बोलेंगे अमेरिका के संविधान से लिया गया है बच्चे। बच्चों, तुम्हें पता होना चाहिए कि 1931 ईस्वी में सर्वप्रथम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकार की मांग की थी। माने हमें भारतीयों को कुछ मौलिक अधिकार मिलना चाहिए, खाने का, जीने का, कपड़ा पहनने का, कहीं घूमने का, आने का, बोलने का। ये अधिकार अंग्रेजों से मांगा गया। किसके द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा बच्चे। कांग्रेस के कहाँ के अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में। कब मांगा गया, 1931 में। याद रखना बच्चे, 1929 के लाहौर अधिवेशन में स्वराज्य की बातें करने वाले, स्वराज्य की मांग करने वाला पंडित जवाहरलाल नेहरू थे बच्चे। और इन्होंने 1929 में ही घोषणा किया था कि 1930 में हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, और 26 जनवरी 1930 को पहली बार मनाए थे। ये मैं पीछे की वीडियो में बता दिया बच्चे। ये 1930 में लाहौर में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, लेकिन यह अधिवेशन कहाँ चल रहा है, कराची में। और कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मूल अधिकार या मौलिक अधिकार की मांग की थी बच्चों। 1946 में, याद रखना 1946 की बात हो रही है, तो 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन, मिकान की जगह हम क्या लिखेंगे, मिशन,
हमारा जो कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा में मूल अधिकार परामर्श समिति, नाम याद रखेंगे, 1946 के कैबिनेट मिशन में मूल अधिकार परामर्श समिति का गठन किया, जिसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल अधिकार शामिल किया गया। याद रखेंगे कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार कैबिनेट मिशन के तहत ही रख दिया गया बच्चे। फिर आगे 1978 से 79 ईस्वी में मूल संविधान में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 19F से संपत्ति के अधिकार को सूची से हटा दिया गया। याद रखेंगे बच्चे कि मूल अधिकार जब हमारा संविधान बना था तो उसमें 7 मौलिक अधिकार थे। कितने मौलिक अधिकार थे? 7। लेकिन 1978-79 ईस्वी में जब 44वां संविधान संशोधन हुआ तो अनुच्छेद 19F के अनुसार कहा गया कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। याद रखेंगे कौन कौन मौलिक अधिकार है, आगे मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। फिलहाल समझना कि जब संविधान बना था 1946 के कैबिनेट मिशन में, उस समय संपत्ति का जो अधिकार था बच्चे, यह भी हमारे मौलिक अधिकार में था। और इस संपत्ति के अधिकार को 1978-79 में 44वें संविधान संशोधन के तहत हटाया जा रहा है बच्चे, ठीक है ना। कहता है तथा राइट ऑफ प्रॉपर्टी विधिक अधिकार में रख अनुच्छेद 300 क के तहत एक कर दिया गया, माने इसको रख दिया गया। इसे समझो, मौलिक अधिकार संविधान बना था उस समय 7 था बच्चे। साथ में एक मौलिक अधिकार संपत्ति का भी अधिकार था। इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया और अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया। किसमें? अनुच्छेद 300 का क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ, स्टार लगा रहा हूँ बच्चे, काफ़ी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछता है ये कि मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार को हटाकर कहाँ रखा गया? तो अनुच्छेद 300 क, और इसे नाम रखा गया राइट ऑफ प्रॉपर्टी का अधिकार। और यह एक विधिक अधिकार हो गया, जैसे सामान्य कानून की तरह ये भी हो गया बच्चे। अब इसमें आगे कहता है, इस प्रकार वर्तमान में, बढ़िया समझो बच्चे इसको, भारतीय संविधान में नागरिकों को कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। कितने मौलिक अधिकार? 6। याद रखना, संविधान जब बना था तो 7 मौलिक अधिकार था बच्चा, जिसमें संपत्ति का भी अधिकार था, लेकिन अब उसको हटाकर अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया। तो इस समय हमारे 6 ही मौलिक अधिकार हैं बच्चे। ये 6 मौलिक अधिकार हम एक एक करके यहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा मौलिक अधिकार है बच्चे, यह है समानता का अधिकार। इसे राइट टू इक्वलिटी के नाम से हम जानते हैं बच्चे। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक ये कहता है कि भारत में जो भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय का क्यों ना हो बच्चे, सभी एक समान है, सबको समानता का अधिकार मिला है बच्चे। तो इस तरीके से समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। अगर कहीं नौकरियों में अभी अगर बहाली निकलती है तो सबको समान अधिकार दिया जाएगा बच्चे। तो इस तरीके से समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। इसी प्रकार अब इसमें कौन कौन अधिकार हमको समानता का मिला है बच्चे, इसे पढ़ेंगे हम लोग। इस समानता के अधिकार के तहत विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 कहता है। पूछता है परीक्षा में, क्वेश्चन में यहाँ लिख रहा हूँ कि विधि के समक्ष, अर्थात कोई किसी भी जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय का क्यों ना हो बच्चे, अगर वह किसी भी पद पर क्यों ना हो, कानून के सामने सब के सब व्यक्ति क्या है? एक समान है। यह कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 14। नेक्स्ट समझेंगे बच्चे, आगे हमारा कहता है अनुच्छेद 15। सब अनुच्छेद सब एक्ट पढ़ेंगे। अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि धार्मिक, नस्लीय, जाति, यह नस्लीय ऐसे लिखेंगे बच्चे, नस्लीय, जाति, लैंगिक का भेदभाव का निषेध, माने धर्म के नाम पे सब एक समान रहेंगे, नस्ल चाहे कोई भी हो सबको बराबर समानता अधिकार है बच्चे, जाति किसी का हो सबको समानता का अधिकार है, लिंग चाहे कोई भी हो बच्चे, स्त्री हो या पुरुष, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। निषेध माने मना करना, रोकना, सब के सब एक समान है। ये अनुच्छेद कौन सा कहता है जी? अनुच्छेद 15। कोई कहे कि हमारा धर्म हिंदू है तो मैं बड़ा हूँ, कोई कहे हम इस्लाम धर्म है तो बड़ा हूँ,
ऐसा कुछ भी नहीं होगा बच्चे। धार्मिक आधार पे, नस्ल के आधार पे, जाति के आधार पे, लैंगिक आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा बच्चे। यहाँ सब के सब अनुच्छेद 15 के तहत समान है बच्चे। यह मौलिक अधिकार कहता है। अगला क्या, लोक नियोजन के विषय में समानता का अधिकार। यदि किसी भी व्यक्ति को लोक नियोजन, अगर कहीं नौकरी करना हो लोगों को सब जगह, तो वहाँ पे अनुच्छेद 16 के तहत भी सबको समान अधिकार दिया गया है बच्चे। कोई उसमें बड़ा छोटा नहीं देखा जाएगा। छुआछूत का अंत। कोई भी अपने जाति को अगर कहे कि मेरी जाति बड़ी है, तुम्हारी जाति छोटी है, तो अनुच्छेद 17 के तहत वह गुनाह अजीम करता है बच्चे। आईपीसी एक्ट अनुच्छेद 17 के तहत उसे जेल की सजा भी हो सकती है। इसीलिए कोई व्यक्ति किसी को जाति सूचक शब्द नहीं बोल सकता। कोई कि अगर एक गिलास पानी अगर पी ले, तो उस गिलास में अगर दूसरा, कई लोग कहते हैं कि हम वो छू दिया तो मैं नहीं पीऊँगा, तो ऐसा अगर कोई रिपोर्ट अगर तुम्हारे पास होता है बच्चे, तो मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 17 के तहत तुम उस पर केस कर सकते हो, और साबित होने पर उसे जेल की हवा भी खानी पड़ेगी बच्चे। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के तहत, अब यहाँ पे ये महाराज रहेंगे या महाराजा धीराज रहेंगे, ऐसा सब अंत कर दिया गया बच्चे। अब सब के सब एक समान इंसान है यहाँ पर। तो ये हमारा ABCDE किस अनुच्छेद में किस विषय के बारे में बताया गया है। छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में बताया गया है, अनुच्छेद 17। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 18। लोक नियोजन के विषय में समानता का अधिकार, माने अगर कोई नौकरी की बहाली मिलती है तो हर जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय के लोग उसको भर सकते हैं, ये अनुच्छेद 16 ये देता है बच्चे। तो इस तरीके से हम पढ़े थे समानता का अधिकार। ये और समानता का अधिकार पढ़े थे कहाँ से कहाँ तक बच्चे, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। अब हम पढ़ेंगे अगला अधिकार जो हमारा है, वह अधिकार है बच्चा कौन सा, तो स्वतंत्रता का अधिकार, अर्थात राइट टू फ्रीडम। अनुच्छेद 19 से 22 काफी इंपॉर्टेंट बच्चे। कहते हैं किसी भी भाग में बसने, भारत के किसी भी भाग में हम चाहे तो बस सकते हैं बच्चे, व्यापार कर सकते हैं, आजीविका माने जीवन चलाने के लिए नौकरी कर सकते हैं बच्चे, या वहाँ हम कोई बिजनेस चला सकते हैं बच्चे। और आवागमन की स्वतंत्रता, हम कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं विश्व में, भारत में कहीं भी, अनुच्छेद 19 के तहत ये स्वतंत्रता है। हमें कोई नहीं कर सकता कि यूपी है तो मत आओ, पश्चिम बंगाल है तो मत आओ। हम भारत के किसी भी कोने में जाकर बस सकते हैं, रह सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, आजीविका कर सकते हैं, मैंने नौकरी कर सकते हैं किसी प्रकार का, और वहाँ जा सकते हैं, आ सकते हैं, अनुच्छेद 19 के तहत। क्लियर है बच्चे। अनुच्छेद 19 के बाद अनुच्छेद 20 क्या कहता है, तो इसे समझेंगे। अपराधियों के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण। बच्चे जितने भी अपराधी है, अगर उसको जेल भेज देते हैं हम लोग, तो उसको हम अनुच्छेद 20 के तहत कहते हैं कि आप अपना दोष साबित कीजिए। अगर आप निर्दोष है तो आकर साबित कीजिए कि आप निर्दोष हैं। यही वजह है कि बेल पर कई अपराधियों को रिहा कर दिया जाता है बच्चे, अनुच्छेद 20 के तहत। और कहा जाता है कि आप अपना दोष साबित कीजिए कि आप दोषी है कि नहीं है। बेल पर हम कुछ दिन के लिए आपको छोड़ दे रहे हैं, और आप साबित नहीं कर पाते हैं कि आप निर्दोष हैं, तो फिर आपको जेल डाल डाला जाएगा। इसलिए अपराधों के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण दे दिया गया है बच्चे। अगला कहता है अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। काफी इंपॉर्टेंट बच्चे, यहाँ फिर से स्टार लगाता हूँ। किसी भी व्यक्ति का प्राण का संरक्षण, हमें अपने जान बचाने का अधिकार है बच्चे। अगर कोई हमें मारना चाहता है तो हमें ये अधिकार मिला है कि हम अपनी जान की रक्षा करें। और दैहिक स्वतंत्रता, यदि कोई व्यक्ति अगर समझो कि मर भी जाता है, तो हम उसे जलाना है कि उसे दफनाना है, हम ये सब स्वतंत्रता हमें मिली है किसके तहत, अनुच्छेद 21 के तहत। तो इस तरीके से बच्चे ये दो हम पढ़ लिए। इसी में स्वतंत्रता के अगले अधिकार में हम पढ़ेंगे क्या, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध में संरक्षण। किस किस स्थिति में किसी किसी स्थिति में तुम्हें गिरफ्तार कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई महिला है बच्चे, वो अगर उसको रात को गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है, प्रेग्नेंट है तो उसको गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है, उसके लिए कुछ कंडीशन है। जो संरक्षण इसमें दिया गया है वह अनुच्छेद 22। अब हम तीसरा मौलिक अधिकार पढ़ेंगे बच्चे, शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा अधिकार,
शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसे राइट टू एक्सप्लॉयशन के नाम से जानते हैं। अनुच्छेद 23 से 24 काफ़ी इंपॉर्टेंट, स्टार लगाना बच्चे। SC ST EBC BC कई कैटेगरी के लोगों को बार बार शोषण किया जाता है बच्चे, उन्हें दुत्कारा जाता है, तो हम इसी अधिकार के तहत हम उसका विरोध कर सकते हैं बच्चे। कहता है इसमें से कि मानव दुरुपयोग पर एवं बलात् श्रम पर, चलात नहीं बल्कि क्या करेंगे, बलात्, बलात् का मतलब होता है जबरदस्ती, बलपूर्वक। यदि किसी व्यक्ति को मानव का मान लो दुरुपयोग हो रहा है आज जबरदस्ती, यहाँ बलात् हो गया बच्चे, याद रखना। यहाँ चलात जो लिखा है वहाँ हम क्या लिखेंगे, समझो, वहाँ लिखेंगे हम लोग बलात्, माने बल के आधार पर जबरदस्ती अगर किसी व्यक्ति पर हम श्रम नहीं, किसी व्यक्ति से श्रम नहीं करवा सकते हैं। यही वजह है कि अनुच्छेद 23 के तहत, याद रखना बच्चे, अगर कोई होटल में किसी छोटे बच्चे को ले जाकर 18 साल से कम उम्र के बच्चे को अगर कोई होटल में काम करवाता है, बर्तन धुलवाता है, उससे ज़बरदस्ती काम लेता है या अपने घरों में काम लेता है बच्चे, तो वो मानव का दुरुपयोग हुआ। और उस स्थिति में ज़बरदस्ती उससे काम अगर लिया जा रहा है तो अनुच्छेद 23 के तहत हम कोर्ट में केस कर देंगे बच्चे, थाने में जाकर केस कर देंगे कि अनुच्छेद 23 के तहत ये इसमें अनुच्छेद भाग 3 अनुच्छेद 23 के तहत हमसे ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा है, हमारा दुरुपयोग किया जा रहा है, हमारे मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है, तो उस काम करवाने वाले व्यक्ति को जेल की हवा भी मिल सकती है। तो अनुच्छेद छोटे बच्चों को, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को या बड़े उम्र के जो भी मानव है उसका कोई दुरुपयोग नहीं कर सकता बच्चे। नेक्स्ट है बाल श्रम निषेध। ये बाल श्रम यहाँ पे है बच्चे, ये हुआ चलाक बड़े लोगों के लिए, अनुच्छेद 23, इसे थोड़ा समझ लेना। अनुच्छेद ये 18 साल, ये अनुच्छेद 24 में लागू होगा, और 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए अनुच्छेद 23 लगेगा बच्चे। कहते हैं बाल श्रम निषेध, यह अनुच्छेद 24 में जाएगा। कहते हैं अर्थात बड़े लोगों के लिए अनुच्छेद 23 और छोटे बच्चों के लिए अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 के तहत ही बच्चे तुमसे कोई ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकता है, और छोटे बच्चों को 18 साल से कम उम्र के पहले कोई अपने यहाँ नौकरी पे नहीं रख सकता है, और अगर ऐसा रखता है बच्चे तो वह दोषी है। इस चीज़ को समझेंगे हम लोग। अब फिर समझेंगे नेक्स्ट हमारा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार जी? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। इसे हम राइट टू रिलीजियस फ्रीडम के नाम से हम जानते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट बच्चा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या कहता है बच्चे, कि भारत में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति वो चाहे तो किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म की स्वतंत्र अपनाने की स्वतंत्रता उसको है, उस पर कोई दूसरा व्यक्ति दबाव नहीं डाल सकता और दूसरा व्यक्ति उसको रोक नहीं सकता, क्योंकि हम किसी भी धर्म को अपनाने मानने का अधिकार, राइट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, यह हमारे राइट टू रिलीजियस फ्रीडम जो है यह हमारा संविधान ही देता है बच्चे, अनुच्छेद 25 से 28। तो अब इसमें यही वजह है बच्चे कि इसी के आधार पर कोई भी व्यक्ति हिंदू धर्म भी अपनाता है और जैन धर्म भी, इस्लाम धर्म भी अपना लेता है बच्चे, ठीक है। फिर इसके बाद आता है पांचवा मौलिक अधिकार है हमारा बच्चे कि संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। यह अनुच्छेद 29 और 30 में है बच्चे। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार क्या है बच्चे, तो भारत में चाहे जो भी व्यक्ति है, हिंदू धर्म है तो हिंदू संस्कृति को अपना सकता है, इस्लाम धर्म का है तो कि इस्लाम धर्म की संस्कृति को अपनाता है, उस पर कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए बच्चे। और हमें शिक्षा का अधिकार समझो कि जो मिला हुआ है वो भी 29 और 30 के अधीन है। अब इसमें हम समझेंगे थोड़ा सा, इसको एक्सप्लेन से फिर से समझेंगे बच्चे। कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 29। अल्पसंख्यक किसे कहते हैं इसे समझेंगे बच्चे। भारत में जिस जाति की संख्या अल्प है, माने बहुत कम है, उसको अल्पसंख्यक कहते हैं। जैसे यहाँ मुस्लिमों की संख्या बहुत कम है बच्चे, तो मुस्लिम हो गए, बौद्ध धर्म वाले हो गए, जैन धर्म हो गए बच्चे, ईसाई धर्म हो गए यहाँ पर। तो ईसाई धर्म के साथ साथ समझो कि बाकी यहाँ पर जो भी मान लो कि सिख धर्म वाले हो गए, ये सब के सब जिनकी जिस धर्म के मानने वालों की संख्या अल्प है, कम है, भारत में उन्हें अल्पसंख्यक कहा गया बच्चे। पाकिस्तान में मुस्लिम को बहुसंख्यक
और वहाँ हिंदू कम संख्या में तो वहाँ उनको अल्पसंख्यक कहा गया। लेकिन हमारे यहाँ मुसलमान कम है, बौद्ध कम है, जैन कम है, ईसाई कम है, ये सब कम है, तो इनको हम अल्पसंख्यक कहते हैं। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, भारत में जो भी अल्पसंख्यक है जैसे मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख, वे अपने अपने वर्ग के लोगों के लिए कोई काम कर सकते हैं, अपने संस्कृति का पालन कर सकते हैं, उन्हें रोक टोक नहीं होगी। और अगर कोई रोक टोक करता है तो अनुच्छेद 29 के तहत वो सजा का भागी है बच्चे। दूसरी बात आगे समझेंगे फिर से हम, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की स्थापना। इसे समझें, जो भी अल्पसंख्यक है, मुस्लिम हो सकते हैं, बौद्ध हो सकते हैं, जैन हो सकते हैं, आर्य हो सकते हैं, ये शिक्षण संस्थान खोलकर अपने धर्म की, अपने संस्कृति की स्थापना के लिए, उसको बचाए रखने के लिए अनुच्छेद 30 के तहत ये विद्यालय खोल सकते हैं और वहाँ शिक्षा जारी कर सकते हैं। इसी अनुच्छेद के तहत मुसलमान भारत में मदरसा खोलकर शिक्षा देते हैं, मकतब खोलकर शिक्षा देते हैं, और हर धर्म के लोग अपने अपने शिक्षण संस्थान खोल लेते हैं। तो यह है अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान की स्थापना। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, काफ़ी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद 32 याद रखोगे बच्चे कि अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार। यदि हमारे संविधान के अनुसार अगर हमको कोई रोक टोक करता है तो हमें अधिकार है कि हम अपनी रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 के तहत हम किसी भी व्यक्ति पर कंप्लेन दायर कर दें और हम अपने मौलिक अधिकार की रक्षा करें। तो इस तरीके से हमारा ये समाप्त हो चुका है बच्चे। मात्र एक टॉपिक जान लेना यहाँ पर जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो कि नोट्स में अनुच्छेद 19 क्या कहता है। अनुच्छेद 19 कहता है बच्चे कि इस देश के किसी भी भाग में बसने की स्वतंत्रता, देख लो, जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता है। इसे संविधान संशोधन अधिनियम 125वां संशोधन के द्वारा समाप्त किया जा चुका है। जिस समय हमारा देश का संविधान बन रहा था बच्चे, उस समय ये था कि जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था और इसे अनुच्छेद 370 के तहत इसको विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया था। और हुआ था कि इस जम्मू कश्मीर में अब कोई भी व्यक्ति वहाँ ज़मीन नहीं खरीदेगा, वहाँ नहीं बसेगा। लेकिन अनुच्छेद 19 यह संशोधन कर दिया गया बच्चा, 125वां संशोधन करके, और अब इस नियम को समाप्त कर दिया गया कि जम्मू कश्मीर में कोई नहीं बसेगा। अब हम जम्मू कश्मीर में भी अनुच्छेद 19 के तहत जाकर बस सकते हैं बच्चे। तो इसे याद रखोगे, ये नया है, करेंट अपडेट है। आगे इसमें कह रहा है बच्चों कि अभी तक 126 संविधान संशोधन माने जनवरी 2020 तक हो चुकी है बच्चे। ये परिवर्तित होते रहता है, अभी 2025 चल रहा है बच्चे, तो इसमें परिवर्तन हो गया है। तो इसको नए अपडेट के अनुसार तुम देखोगे। अनुच्छेद 14 मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, फिर से बताता हूँ, कानून के समक्ष हर कोई समान है। कानून के समक्ष देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, सामान्य नागरिक हो या कोई भी हो बच्चे, कानून के समक्ष कुछ विशेषाधिकार को छोड़ दिया जाए तो हर कोई एक समान है बच्चे। अर्थात कोई मर्डर किया, प्रधानमंत्री मर्डर कर दे, राष्ट्रपति मर्डर कर दे या आम जनता मर्डर करे तो उसको फांसी की सजा होगी, वो छूट नहीं सकता, याद रखें, या उम्र कैद हो जाएगी बच्चे। वो सब मैं ऊपर पढ़ा दिया हूँ, फिर भी एक बार दोहरा रहा हूँ बच्चे इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ को। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता है परंतु सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान। अनुच्छेद 16 के तहत ही रिजर्वेशन दिया गया है बच्चे। कहता है कि अगर कहीं नौकरी हो रही है, सार्वजनिक नियोजन हो रही हो, तो अवसर की समानता हर जाति कास्ट के लोगों को दिया गया है। लेकिन सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से जो वर्ग पिछड़ा हुआ है, जैसे SC हो गया, ST हो गया, BC हो गया, EBC हो गया या OBC हो गया, ये सब जात जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था, रिजर्वेशन की व्यवस्था कर दी गई है अनुच्छेद 16। तब ये आरक्षण क्या होता है बच्चे? समाज का वह दबा कुचला वर्ग जो समाज के सामान्य लोगों के अनुपात में वो पिछड़ा हुआ है, उनको कुछ छूट दी जाती है। रिजर्वेशन माने क्या होता है जी? छूट।
उन्हें पैसे की छूट दी जा सकती है बच्चे, उन्हें नंबर की छूट दे दी जाती है। क्योंकि एक सामान्य परिवार का व्यक्ति जो है, जिसके पास रुपया पैसा धन दौलत सभी है, वह आराम से पढ़ता है लिखता है, उसे कोई दिक्कत नहीं होती है बच्चे। लेकिन एक एससी का लड़का, एक एसटी का लड़का, एक ईबीसी का लड़का, ओबीसी का लड़का, या ईडब्ल्यूएस जो हिंदू धर्म में ब्राह्मण भूमिहार कायस्थ राजपूत में भी आ सकते हैं बच्चे, इन लोगों के पास, वैसे लोग जिनके पास पैसे की काफ़ी कमी है, उनको मेहनत मजदूरी करके पढ़ना पड़ता है, उनके पास समय की कमी होती है, तो सरकार कहती है कि ऐसे लोगों के लिए हम रिजर्वेशन को छूट दे देते हैं, अर्थात थोड़ा सा कम नंबर भी लाइएगा तो आपकी नौकरी हो जाएगी। या तो इससे हम आरक्षण कहते हैं बच्चा। अनुच्छेद 16 के तहत तो रहेगा। फिर हमारा कहता है इसमें से अनुच्छेद 17, ये कहता है भारतीय संसद अधिनियम 1955 से जोड़कर अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया बच्चे। मैंने अनुच्छेद 17 के तहत 1955 में से जोड़ा गया और कहा गया कि भारत में कोई भी व्यक्ति अस्पृश्यता मतलब छुआछूत नहीं करेगा। अगर कोई छुआछूत करता है बच्चे, छुआछूत अगर कोई कर दे रहा है, माने कोई अगर किसी को ये सोचता है कि इसके छू देने से मेरा धर्म भ्रष्ट हो जा रहा है, तो ऐसे लोगों को मौलिक अधिकार के तहत अनुच्छेद 17 के तहत जेल की हवा खाना पड़ जाएगा बच्चे। इसीलिए किसी को हमें छुआछूत नहीं करना है और उसको बच्चों किसी को जाति सूचक शब्द से संबोधित भी नहीं करना है कि वो नीची जात क्या है। तो आगे पढ़ते हैं बच्चे इसमें से अनुच्छेद 20, किसी व्यक्ति को कानून का उल्लंघन करने पर एक अपराध के लिए 1 बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 हमें मौलिक अधिकार देता है बच्चे। अगर मानो किसी व्यक्ति को कानून का उल्लंघन अगर कोई व्यक्ति कर दे रहा है तो एक अपराध के लिए 1 से अधिक दंड नहीं किया जाएगा। अगर किसी ने 1 का मर्डर कर दिया या 4 का मर्डर कर दिया, तो ऐसा नहीं कि 1 के मर्डर में अगर उसको 14 साल की सजा है तो 4 आदमी के मर्डर में उसको 14 में 4 से गुणा करके 56 साल का उसको सजा नहीं देंगे बच्चे। उसको 1 अपराध के लिए 1 बार से अधिक दंडित नहीं किया जाएगा, 1 बार उसको दंडित किया जाएगा बच्चे। अनुच्छेद 323, इसे समझो बच्चे। कहता है कि मनुष्य का क्रय विक्रय, काफ़ी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स में आता है बच्चे। शोषण के विरुद्ध अधिकार हम पढ़े थे। मनुष्य का क्रय विक्रय, अगर कोई चाहे कि हम मानव को अपने ही बेटा बेटी को बेच दे तो अनुच्छेद 23 के तहत तो नहीं बेच सकता है बच्चे। मौलिक अधिकार का हनन है। बलात् श्रम, जबरदस्ती कोई काम करवा दे, बेगार करा दे, बेगार मतलब बिना पैसे का कोई काम करवाता है तो उससे बेगारी कहते हैं बच्चे। या शारीरिक रूप से शोषण करे, काम कराना है 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा काम करवा रहे हैं बच्चे, किसी भी व्यक्ति या किसी के द्वारा अगर किया जाना वर्जित है बच्चे। अगर ऐसा कोई भी करता है तो मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 23 के तहत वह गलत काम कर रहा है बच्चे और उस पर हम केस कर सकते हैं, उसे जेल डाल सकते हैं हम लोग। अगला कहता है अनुच्छेद 26, इंपॉर्टेंट है बच्चे इसमें सब। इसके तहत धार्मिक समुदाय को विशेषाधिकार दिया गया है जिसके तहत ट्रस्ट का निर्माण व विकास ट्रस्ट का निर्माण वह कर सकता है, करके अपना विकास कर सकता है बच्चे। दान की राशि से कोई भी धार्मिक संस्था स्थापित की जा सकती है, दान पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस एक्ट का लोग दुरुपयोग भी करते हैं बच्चे। जैसे कोई भी व्यक्ति अपने धन को छुपाने के लिए धार्मिक समुदाय को क्या करता है, दान दे देता है और दान देकर और उससे एक रिसीट भी ले लेता है कि हमने 1 लाख 2 लाख 5 लाख दान दिया। इस और ट्रस्ट का निर्माण करते हैं बच्चे। ट्रस्ट माने जब भी कोई मंदिर का निर्माण करना हो, मस्जिद का निर्माण करना हो, किसी संस्था का निर्माण करना होता है जो धार्मिक समुदाय से जुड़ा हो, तो उसके लिए एक ट्रस्ट बनाया जाता है और जो पैसा लोग मंदिर मस्जिद में देते हैं उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। तो सरकार इस पर ध्यान देती है बच्चे। इसका दुरुपयोग भी होता है और तुम आगे पढ़ोगे बच्चे। लेकिन यहाँ समझो, कहता है कि अयोध्या, इसे समझो कि अयोध्या का राम मंदिर इसी अनुच्छेद 26 के तहत ट्रस्ट का निर्माण करते हुए बनाया जा रहा है। अर्थात राम मंदिर के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया अनुच्छेद 26 के तहत और ट्रस्ट में कहा गया भारतीयों से कि आप लोग अपना अपना पैसा दान दीजिए। तो इसमें अगर कोई 100 रुपये दे दे, 1000 रुपये दे दे, करोड़ों रुपये दे दे तो उससे पूछताछ नहीं होती है बच्चे, इसका ऑडिटिंग नहीं होता है और उस पैसे से इसका निर्माण हो रहा है बच्चे। तो चलो बच्चे अब हम पढ़ेंगे इसमें से अनुच्छेद 28। दोबारा ये सब पढ़ा रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए बच्चे। अनुच्छेद 28 क्या कहता है कि राज्य द्वारा
विशेष धर्म की शिक्षा देना वर्जित है। अगर कोई चाहे कि हम किसी एक धर्म की शिक्षा दे दे, हिंदू धर्म की या इस्लाम धर्म की या सिख धर्म की, बौद्ध धर्म की, केवल कोई राज्य दे, तो ये अनुच्छेद 28 के तहत क्या है, निषेध है। परंतु न्यास पर आधारित संगठन इस तरह की शिक्षा दे सकते हैं, जैसे मदरसा। न्यास का मतलब होता है विश्वास, मतलब औपचारिक रूप से। न्यास का वास्तविक अर्थ क्या होता है, समझो। कहता है इसमें से कि न्यास का अर्थ होता है औपचारिक रूप से नियुक्त किया हुआ लोगों का वह पंजीकृत समूह, जैसे संपत्ति संबंधित सभी अधिकार होते हैं। मतलब ये विश्वास दिलाया जाता है कि हम जो कर रहे हैं बच्चों के डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, किसी एक धर्म के डेवलपमेंट के लिए नहीं कर रहे हैं। ये बच्चे अगर पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो न्याय करेंगे और ये अच्छा करेंगे और अपने धर्म को भी बचाए रखेंगे बच्चे। धर्म के बारे में मैं बताया था कि धर्म ध्रीव धातु से बना है बच्चे, जिसका अर्थ क्या होता है जी, धारण करना। जो समस्त अच्छाइयाँ धारण करता है उसी को हम क्या कहते हैं, धर्म कहते हैं। तो इस तरीके से अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपने धर्म के लोगों को बताते हैं कि भाई अच्छी काम करो, झूठ मत बोलो। उसके बाद समझो कि रोज़ा रखो। रोज़ा इसलिए रखो कि जब भूखे रहोगे तो तुम समझ पाओगे कि दूसरे व्यक्ति भूखा होता है तो कैसा एहसास करता है, तो तुम्हारे अंदर दया के भाव आएंगे, करुणा के भाव आएंगे। ये सब चीज़ें इसमें है बच्चे। चलो अब हम आगे पढ़ेंगे बच्चे। अनुच्छेद 32 काफ़ी इम्पोर्टेंट, इस पर ट्रिपल स्टार लगा लो बच्चे। इसके बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है। चूंकि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है बच्चे, यदि तुम्हारे मौलिक अधिकार का कोई हनन करता है, खाने में, पीने में, जाने में, आने में, गाने में, उठने में, बैठने में, जीने में, किसी भी काम में, स्वतंत्रता में हो या किसी भी चीज़ में, तो अनुच्छेद 32 के तहत तुम समझो कि न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हो और अपने मौलिक अधिकार को ही मांग कर सकते हो। इसीलिए अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। ट्रिपल स्टार लगाया हूँ, क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि बार बार ये पूछता है। अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बच्चे। ये भी अनुच्छेद ये अलग मौलिक अधिकार से हटकर है। तो अनुच्छेद 368 कहता है कि जो संविधान हमारा बना है, जितने अनुच्छेद बने हैं, जो कुछ बनी है, उसमें समय समय पर जैसी हमें ज़रूरत होगी उसमें संशोधन कर देंगे, उसमें सुधार कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है बच्चे, अनुच्छेद 368। इस तरीके से बच्चे हम मौलिक अधिकार समाप्त कर चुके हैं। थोड़ा सा इसमें अब इसमें से अब जो संशोधन है उसको भी हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हम देख लेते हैं कि एक दो टॉपिक और है और इस टॉपिक को देखते हैं बच्चे। हाँ चलो थोड़ा सा है, इसमें समय दो, मैं ये भी ख़त्म करा ही दूँ। घबराओ मत बच्चे, वीडियो थोड़ा लंबा होता है, होने दो। एक बार जब ये ख़त्म हो जाएगा तो लाइव भर की चिंता खत्म बच्चे। कहता है 1967 ईस्वी, ये घटना देखो बच्चे, मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ बातें हैं जो हमें जान लेना है बच्चों। कहता है कि 1967 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में व्यवस्था किया कि संसद मौलिक अधिकारों का संशोधन नहीं कर सकती है। याद रखना बच्चे, काफ़ी इम्पोर्टेंट। जैसे मौलिक अधिकार जो 7 बना दिया गया था बच्चे, तो उसमें पहले व्यवस्था थी कि इसमें चेंजिंग नहीं हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय में वाद हुआ, एक केस हुआ बच्चे, तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, गोलकनाथ नामक एक व्यक्ति ने पंजाब राज्य सरकार पर केस किया और उसका निर्णय ये हुआ बच्चे कि सर्वोच्च न्यायालय तक ये मामला गया और उसने बताया कि मौलिक अधिकारों का संशोधन नहीं किया जा सकता है। जो बाकी में संशोधन कीजिए अनुच्छेद 368 के तहत, लेकिन मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं गया। परंतु फिर से परिवर्तन होता है बच्चे, आगे समझो। कहता है इसमें आगे फिर कि 24वां संविधान संशोधन 1971 ईस्वी, 1971 ईस्वी में 24वां संविधान संशोधन हुआ बच्चे। और इस संशोधन अधिनियम से अनुच्छेद 13 तथा अनुच्छेद 368 में संशोधन करके यह निर्धारित किया गया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट बच्चे। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में बोला गया था, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं होगा, लेकिन 24वां संविधान संशोधन बनाकर जितनी विधायिका है
1971 ईस्वी की बात है बच्चे, जिस समय समझो कि बांग्लादेश को आज़ाद भारत ने कराया और भारत पाकिस्तान युद्ध भी हुआ था बच्चे। उस समय संशोधन करके बताया गया कि अनुच्छेद 368 में भी संशोधन करके यह निर्धारित किया गया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो ये 1971 से क्लियर हुआ बच्चे। ठीक है बच्चों, कहता है इसमें से, ठीक से समझते चलो बच्चे, कि कुछ मूल अधिकार मात्र भारतीयों के लिए है। मात्रा की जगह क्या लिखेंगे? मात्र। कौन सा? अनुच्छेद 15 धार्मिक नस्लीय जातीय भेदभाव का निषेध, और अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, और अनुच्छेद 19 बोलने, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने इत्यादि। ये तीनों अधिकार जो ऐसे हैं बच्चे, जो सिर्फ हमारे भारतीयों को ही भारत में प्राप्त है। नेक्स्ट है, इसमें से आगे पढ़ेंगे कौन कौन अधिकार और प्राप्त है जी। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, और अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों की स्थापना। तो ये हमारे विदेशी आकर ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ये सब हम भारतीय यहाँ भी जो है वही यहाँ पे करेंगे। अगर पाकिस्तान चाहे कि हमारे देश में आकर अपने वर्ग के लोगों के लिए स्पेशल अगर करना शुरू करे, तो हम उसको कतई नहीं करने देंगे। यहाँ का जो मूल निवासी वासी है वही ये सब कर सकते हैं बच्चे। इस तरीके से बच्चे कुछ मूल अधिकार भारत में रह रहे विदेशियों को भी उपलब्ध है। ये परीक्षा में पूछता है कि कौन कौन सा मौलिक अधिकार ऐसा है जिसे भारत में रह रहे विदेशियों को भी प्राप्त है। तो वह मौलिक अधिकार लिखेंगे कौन? अनुच्छेद 14, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। काफ़ी इम्पोर्टेंट बच्चे, यह विदेशियों को भी हमारे देश में आने पर यह मूल अधिकार दिया जा चुका है। तो ये यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूछता है, वहाँ देखोगे बच्चे। और अंत में मैं तुम्हें बता दूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा तथा संविधान की नींव की संज्ञा दी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, ऊपर भी बताया था, स्टार लगवाया था, ट्रिपल स्टार लगवाया था, फिर से इसमें लिखा हूँ, इसलिए इसको भूलना नहीं है बच्चे। संविधान की आत्मा है ये। मूल अधिकार के लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में शिकायत दर्ज किया जा सकता है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति हमारे मौलिक अधिकार का हनन करता है बच्चे, तो हम राज्य सरकार, जिला कोर्ट और हाई कोर्ट ही नहीं बल्कि हम सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं बच्चे। इस तरीके से हमने तुम्हें समझो कि यह लेसन बताया बच्चे। इस लेसन को पूरा कंप्लीट करो। कोई दिक्कत होता है तो फिर हमसे पूछो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट एपिसोड में नीति निर्देशक तत्व।